मंच पर उपस्थित विशिष्ट व्याख्यान माला देने वाले 4 वक्तागण और अंत में पढ़े गए 3 शोध पत्रों का वाचन जिन्होंने किया। इतना समय बहुत हो गया है, हम लोग समय का अतिक्रमण कर रहे हैं, लेकिन अध्यक्षीय टिप्पणी की मर्यादा का निर्वाह करते हुए मैं तो कम समय में मैं एक तरह से जिन्होंने इस इंडोमेंट लेक्चर में वो अपनी उपस्थिति से और अपने व्याख्यानों से इसे समृद्ध और गौरवान्वित किया है, उसके प्रति मैं एक ही शक्ति धन्यवाद ज्ञापित करूँगा। डॉक्टर अशोक कुमार चटर्जी बहुत व्याख्यान माला देने के लिए मैं अपनी ओर से और मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ दर्शन परिषद के समस्त पार्षदों की ओर से और कार्यकारिणी के समस्त सम्मानित सदस्यों की ओर से डॉक्टर तिवारी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने प्रोफेसर चटर्जी के योगाचार आइडियलिज्म नामक विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ को संदर्भित करते हुए तर्क किस तरीके से प्रमाण का अनुग्रहक हो सकता है भारतीय दर्शन में, इस बिंदु को उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से समयबद्ध सीमा में समझने योग्य रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया, इसलिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। केवल मैं इसको एक छोटी सी बात भी जोड़ना चाहूँगा कि प्रोफेसर चटर्जी बौद्ध व्याख्यान माला की ये संभवतः दूसरी या तीसरी कड़ी। आगे भी इस व्याख्यान माला में अनेक विद्वान व्याख्यान देने के लिए आएंगे, तो बहुत सारे नवयुवक भी आएंगे, शोधार्थी भी आएंगे, तो उन्हें प्रोफेसर चटर्जी के दर्शन को केवल उनकी प्रसिद्ध एक कृति योगाचार आइडियलिज्म तक सीमित नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके चिंतन के अन्य आयामों को भी टटोलने का प्रयास करना चाहिए, ताकि एक विस्तृत फलक में उनके दार्शनिक योगदानों को इस परिषद के माध्यम से उद्घाटित किया जा सके। मैं एक छोटे बिंदु की ओर केवल आपका ध्यान आकृष्ट करूँगा कि 1921 से 1928 के बीच में जो वियना सर्किल जो विश्व में हुआ और उसने पूरी दुनिया के चिंतन को बदलने का प्रयास किया, जिसकी दर्शन में परिणति तत्वमीमांसा के निरसन यात्रा का स्थान में हुई, वह भारतीय दर्शन के लिए एक बहुत बड़ा पूर्व पक्ष था, क्योंकि भारत में तत्वमीमांसिक चिंतन के अतिरिक्त और है ही क्या। और अगर पूरी दुनिया की जो दर्शन समुदाय हैं वो तत्वमीमांसा को अर्थहीन घोषित करने पर आमादा हो गए हैं, वैसी स्थिति में प्रोफेसर चटर्जी भारत के उन विद्वानों में से रहे जिन्होंने इस अंतर्क्रांतीय भारतीय दर्शन के पूर्व पक्ष को बहुत आत्मचेतन तरीके से समझा और अपने कुछ निबंधों के माध्यम से एक तरह से उन्होंने जो इंडियन एनकाउंटर ऑफ लॉजिकल पॉजिटिविज्म प्रस्तुत किया है, वो उनके चिंतन का बहुत महत्वपूर्ण आयाम है। और आगामी व्याख्यानों में जो यहाँ युवा शोध करता है, अगर उन्हें अवसर मिले तो प्रोफेसर चटर्जी के चिंतन के इन आयामों को भी उन्हें ध्यान में रखना चाहिए और उस पर व्याख्यान देना चाहिए। डॉक्टर सिंधु पौड़ियाल ने श्री रमन महर्षि व्याख्यान माला प्रस्तुत किया। देखिए, रमन महर्षि पर व्याख्यान देना बहुत आसान कार्य नहीं है, क्योंकि रमन महर्षि व्याख्यान देने की विषय वस्तु नहीं है। रमन महर्षि तो एक मनुष्य के होने की प्रक्रिया है, उस पर व्याख्यान देने की प्रक्रिया नहीं है। मतलब रमन महर्षि को अपनाने का मतलब है नोइंग बाय बीइंग, मतलब जानने का मतलब होना। और इसीलिए सिंधु ने बहुत अच्छे ढंग से ये बताया अद्वैत वेदांत और उपनिषद के चिंतन को संदर्भित करते हुए कि रमन महर्षि का चिंतन किस तरीके से एक तरह से मृत्यु से उत्तीर्ण होने का चिंतन है, मृत्योत्तीर्ण चिंतन है उनका। और ये बात उपनिषद की उस पंक्ति का स्मरण दिलाता है सिंधु कि वेदांत मेकम पुरुषम महांतम आदित्य मेतः तमसः पुरस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते है। मतलब ये अद्वैत को आत्मसात करना मृत्यु की मृत्यु है, मृत्यो मृत्यु। और वो मृत्यु तब होता है
जब हम अपने तटस्थ लक्षण का परित्याग करके हम अपने को स्वरूप लक्षण में स्थापित करते हैं, जिसके लिए गुरु उपदेश देता है श्वेत केतु तत्वमसि। श्वेत केतु हमारा तटस्थ लक्षण है, लेकिन तत्वमसि हमारा स्वरूप लक्षण है, तब मृत्यु की मुक्ति हो जाती है। बहुत अच्छे ढंग से सिंधु ने प्रस्तुत किया। इसके लिए अगर आप लोग एक बार उसको श्रीमती मालती देवी पुन्नीलाल पटेल स्मृति पर्यावरण दर्शन व्याख्यान माला के लिए वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के दर्शन विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर किस्मत कुमार सिंह यहाँ पधारे। और किस्मत कुमार सिंह भारत के उन युवा अध्येताओं में हैं जिन्होंने सौंदर्य दर्शन और पर्यावरण दर्शन की युति को उन्होंने बहुत पहले पहचान लिया और इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। उनका शोध पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण था, लेकिन समयाभाव के चलते प्रस्तुत नहीं किया गया। वो मेरे अनुज की तरह है और मैं आप लोगों के समक्ष कुछ विचार उनसे मैं साझा करना चाहूँगा कि इस समय पर्यावरण जनित समस्या जो है वो एक वैश्विक समस्या है और पूरी दुनिया में इस पर लिखा जा रहा है। लेकिन भारत में पर्यावरण दर्शन पर जो कुछ लिखा जा रहा है, तो अगर आप उसका आकलन करेंगे तो पाएंगे कि हम बहुत कच्ची सामग्रियों का केवल संकलन कर पा रहे हैं। हम भारतीय पर्यावरण दृष्टि के अवधारणात्मक पक्ष को उद्घाटित नहीं कर पा रहे हैं, जिसको लेके हम दुनिया के सामने हिंदू पर्यावरण दृष्टि को लेके जाएं। किस्मत कुमार सिंह ने सही फरमाया कि हिंदू पर्यावरण दृष्टि जो है वो एक अद्वैत दृष्टि है और इस अद्वैत दृष्टि में पश्चिम की तरह हम मनुष्य और प्रकृति के बीच द्वैत मानकर नहीं चलते, उनके बीच में बाइनरी रिलेशन मानकर हम नहीं चलते, बल्कि हम उसमें एक एकात्मता की दृष्टि को लेकर हम इस पर्यावरण दृष्टि को विकसित करते हैं। और इसीलिए किस्मत कुमार जी बृहदारण्यक उपनिषद में एक प्रकरण आता है जिसमें कहा गया है कि ब्रह्म की उपासना वन के रूप में करना चाहिए। वन मतलब फॉरेस्ट के रूप में, कि ब्रह्म की उपासना हमें वन के रूप में करनी चाहिए। और जब हम ब्रह्म की उपासना वन के रूप में करते हैं तो सर्वभूत मैत्री हमारी चेतना में आचरित होने लगती है। ये जो सर्वभूत मैत्री का जो दृष्टि है ना, वो हिंदू दृष्टि है। और वही उसी बृहदारण्यक उपनिषद में वृक्ष और पुरुष की तुलना करके उन दोनों में एक आत्मता की स्थापना की गई है। तो पर्यावरण से संदर्भित इन महत्वपूर्ण आकर संदर्भों को हमें ध्यान में रखना चाहिए और उसके आधार पर एक हिंदू पर्यावरण दृष्टि को बहुत सशक्त रूप में अवधारणीकृत करके हमें आज दुनिया के सामने से ले जाने की जरूरत है। श्याम सिंह नेगी स्मृति वैदिक व्याख्यान माला में परम श्रद्धेया प्रोफेसर गायत्री सिन्हा ने प्रस्तुत किया। आप जानती हैं कि प्रोफेसर गायत्री सिन्हा हम लोगों के बीच में सबसे वरिष्ठ मतलब एक दार्शनिक और मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ दर्शन परिषद की संस्थापक सदस्यों में एक हैं और ये यहाँ उपस्थित हैं और उन्होंने मौखिक रूप से प्रोफेसर एस नेगी की स्मृति में व्याख्यान दिया और उनके चिंतन और कुछ वैदिक पक्ष को हमारे सामने उद्घाटित किया। इसके लिए पूरी सभा मैडम आपकी। डॉक्टर रंजना शर्मा रायपुर से पधारी हैं। अक्सर वो अखिल भारतीय दर्शन परिषद और मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ दर्शन परिषद की सक्रिय सदस्य रही हैं और उन्होंने गांधी के ग्राम स्वराज के संबंध में बहुत ही समुचित विचार प्रस्तुत किया। मैडम, केवल मैं आपको एक बिंदु की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि आपने बहुत सही फरमाया कि आधुनिक सभ्यता में शहर जो है वो आधुनिक सभ्यता का एक घोंसला। मतलब अगर आपको आधुनिक सभ्यता को समझना हो तो आप एक शहर को एक प्रतिमान बना के आप पूरी उस सभ्यता को समझ सकते हैं। शहर जो है उसकी प्रकृति को आप देखेंगे तो वो मनुष्य की देह की क्षमताओं को बढ़ाता है, देह की क्षमताओं को बढ़ाता है शहर। और गांधी जी कहते थे कि इस समस्या का समाधान के लिए केवल दो ही चीजें, एक तो कि शहर में जो टुगेदरनेस होती है, एकत्रीकरण, तो जनसंख्या का आप विकेंद्रीकरण कीजिए ग्रामों में, और दूसरा देह की हद को बांटिए, देह की हद को बांटिए।
जनसंख्या का विकेंद्रीकरण और देह की हद को बांटना, ये दो चीज़ें अगर हमारे जीवन में आ जाए तो गांधी का ग्राम स्वराज की प्रतिष्ठा हो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग गांधी के ग्राम स्वराज पर बात करते हैं तो हम लोग राष्ट्र श्रम टुकुर जी महाराज की जो ग्राम गीता ग्रंथ है उसको भूल गए। आपसे मेरा निवेदन है कि कभी आप इस विषय में रुचि रखिए तो गांधी के ग्राम स्वराज और राष्ट्र संत टुकुर जी महाराज की जो ग्राम गीता है, इन दोनों ग्रंथों का अध्ययन करके अगर इस चीज़ को अगर सामने लाया जाएगा तो शायद और वो पुष्ट तरीके से वो बात आएगा। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने दो प्यारे बच्चों ने जिनको आज ही जाना है वो प्रयागराज से आए हैं, उन दोनों ने बहुत कम समय में अपनी बात को रखा। बात वो कितना कह पाए ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वो युवा शोधार्थियों ने अपने शोध के विषय के रूप में जिस चीज़ का चयन किया है कि आपको पासवान गुरु का काम कर, और जिस तरीके से वो उन धर्मों को प्रस्तुत बच्चे कर रहे हैं, इससे हम लोगों का उत्साह बढ़ता है कि हमारी भावी पीढ़ी के कंधे मजबूत हैं और दर्शन की शिक्षा उनके माध्यम से चलती रहेगी। बहुत अच्छा उसने बताया कि गुरु की क्या भूमिका होती है। उसने कहा कि गुरु जो है वो शिष्य में परकाया प्रवेश करता है। कभी कभी ये परकाया प्रवेश को हम लोग एक अलौकिक शक्ति के अर्थ में लेते हैं कि कोई परकाया प्रवेश जैसी कोई चीज़ होती है। वास्तव में उसका मतलब वहाँ ये होता है कि सदगुरु रति स्वभावे न विद्याम तमो, जो सदगुरु होता है वो अपने शिष्य में रति भाव से उसमें विद्या प्रदान करता है। यही परकाया प्रवेश है। परकाया प्रवेश का मतलब बहुत ही प्राकृतिक विज्ञान के अर्थ में न लिया जाए तो रति स्वभावे न विद्याम तमोतु इस अर्थ में वो संकेत करता है। और एक दूसरा शोधार्थी था जिसने न्याय दर्शन के 16 पदार्थों के आधार पर एक भारतीय शोध प्रविधि को विकसित करने की बेचैनी उसके मन में दिख रही थी। हमें उसकी बेचैनी का स्वागत करना चाहिए और आशीर्वाद देना चाहिए कि इस क्षेत्र में वो आगे बढ़े और इसको विकसित करें। तो मैं इस अवसर पर मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ दर्शन परिषद के अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी के सदस्यों के प्रति आभार और कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि इतने महत्वपूर्ण सत्र की अध्यक्षता करने का आप लोगों ने मुझे अवसर दिया। और उन सभी प्रस्तावों के प्रति मैं अपनी ओर से, परिषद की कार्यकारिणी की ओर से और सभागार में उपस्थित समस्त पार्षदों की ओर से मैं सभी वर्षागणों को भी धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आपने अपनी उपस्थिति और अपने सुचिंतित विचार से इस परिषद के इस सत्र की गरिमा को बढ़ाया। भविष्य में भी आप इसी तरीके से इस परिषद से जुड़े रहिएगा ताकि इसकी गरिमा में